हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका जीके जीएस का ये नया वीडियो है। तो हम लोग देखेंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसमें साथ में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे पुराने वीडियो, प्लेलिस्ट बनी है उसको मैं और अपडेट कर दूंगा, जिसमें कि आज तक का वीडियो शामिल होगा। आप जाके प्लेलिस्ट देखें और उसमें जितने भी वीडियो हैं आप देख के नोट्स बना लें। जो आपके एग्जाम अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एग्जाम होना है, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पीएसएस, आरओआर और जूनियर असिस्टेंट उत्तर प्रदेश का होना है। तो वहाँ पर इस प्रकार की जीएस बिल्कुल काम आने वाली है। तो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन, कि संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए, इसमें 284 लोगों ने किया था। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अब यहाँ से बात करते हैं। देखिए, पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी, 1946 में बैठक हुई थी। उसके बाद तब सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद आई 11 दिसंबर को फिर क्या हुआ था कि इसकी सेकंड बैठक हुई। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर इसमें बहुत सारी कमेटियां थी, जैसे प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के जो हेड थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उनके साथ इनको मिला के टोटल 7 मेंबर थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और भी याद रखनी है। और यहाँ पर क्या था कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया था। बट 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू किया गया था। ठीक है, पूछे कंप्लीट लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। और उसको एक्सेप्ट किया गया कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार के साक्ष्य देता है। यहाँ पर है, देखिए हिंदी में लोथल लिख गया है, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या फिर हड़प्पा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोथल। अब देखिए, लोथल जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ेगा, ये जैसे है तो ये गुजरात में पड़ेगा, भोगवा नदी के किनारे। ये पूछा जाता है कौन सी नदी, भोगवा नदी के किनारे लोथल पड़ता है। यहाँ पर डकयार्ड या गोदीबाड़ा था, जहाँ से शिप वगैरह दूसरे देश को व्यापार के लिए जाते थे। मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर पर था, सिंधु नदी के बाएं तट पर। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में था। यहाँ पर क्या है कि आपको जो राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है कि जुते हुए खेत, हल और बैल का कुछ ऐसा साक्ष्य मिला है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। ठीक है, रावी नदी के तट पर है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से अन्नागार और स्नानागार मिले हैं। तो ये देखिए 7-8 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, आप इसको ज़रूर नोट करें। ठीक है, तो वो बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं इस क्या नाम है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ ट्रायंगुलर शेप था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, यूपीएससी चेयरमैन या स्टेट पीएससी चेयरमैन। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो है वो यहाँ पर राज्यपाल काम करते हैं, ये याद रखिएगा। स्टेट में मैक्सिमम काम होते हैं राज्यपाल के, बाकी सेंटर में राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, अगर बात करें, जब बात आई है लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी, तो ये देखिए आपको 315 आर्टिकल में मिल जाएगा। और अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज की जो बात है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो आर्टिकल 312 में देखने को मिलता है। ठीक है, यूपीएससी 315। अभी आपने देखा होगा डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब आप कमेंट करिएगा प्रेजेंट टाइम में किसको बनाया गया है यूपीएससी का नया चेयरमैन। ठीक है, तो डॉक्टर मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया था। अभी आपने पूजा खेटकेवर का जो नाम सुना होगा, कुछ गड़बड़ चला था मामला, उसी के बीच में इन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया था। अगला है कि संविधान का कौन सा व्यक्ति तो गैर कांग्रेसी सदस्य था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, JP कृपलानी, KM मुंशी, TT कृष्णमाचारी। तो BR अम्बेडकर हमने बताया था, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें टोटल 7 मेंबर थे। इसमें DP खेतान, BL मित्र, कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, आयंगर करके भी एक व्यक्ति थे। तो इस तरह से 7 लोग थे। ठीक, क्योंकि सबके नाम एक साथ तो नहीं पूछने वाले हैं। हाँ, RO PCS में फिर नाम पूछा जा सकता है इनमें से कौन था या नहीं था। संविधान सभा का विचार कहाँ से आया, साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन या वेवेल योजना। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 में जब आया तो इसमें बात हुई थी। तब मैंने बताया था अभी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। सच्चिदानंद सिन्हा पहले इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। 11 नवंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग हुई, तब स्थायी अध्यक्ष बने। तो ये भी याद रखिएगा
और कुल इसमें जो चीज़ें हैं 2 साल, संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, बस छोटा सा ये भी पूछा जाता है कितने दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1992, 91, 93 या 94? तो यहाँ पर 93 को हुए थे। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। देखिए अभी इस पर पूरा लिख नहीं पा रहे हैं बट आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तलचर प्रसिद्ध क्षेत्र कोयला का कहाँ है? देखिए तलचर पड़ता है आपका उड़ीसा में। आपको बता दूं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सब छोटा नागपुर का रीजन आता है। छोटा नागपुर में मेन झारखंड है और ये कोयला और उसके लिए दोनों फेमस है, कोयला और आयरन के लिए, ठीक है। एक रानीगंज फील्ड पड़ती है, रानीगंज, और रानीगंज में कोयला निकाला जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी मिशन रानीगंज, तो कुछ लोग मिनरल खोदते खोदते नीचे सुरंग में फंस जाते हैं, अक्षय कुमार की मूवी है। तो उसमें एक सरदार का रोल किया इन्होंने, अक्षय कुमार ने। तो रानीगंज कहाँ से शब्द आया? वो कोलकाता, सॉरी कोलकाता से मतलब वेस्ट बंगाल में पड़ता है रानीगंज, ठीक है। तो उड़ीसा क्या हो जाएगा? तलचर उड़ीसा में मिलता है। अगला है स्वर्ण मुक्तिया कहाँ पाया जाता है? देखिए सोना, आपने केजीएफ मूवी देखी होगी जिसमें रॉकी भाई आप देखते हो, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड इसका नाम है। क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। तो अब आपको इसमें मिल गया होगा आंसर। कोलार कहाँ पड़ेगा भाई? कर्नाटक में पड़ेगा। पन्ना जो यहाँ पर दिया है, पन्ना एमरल्ड, पता नाम क्यों दिया? क्योंकि पन्ना ये एक्चुअली जगह भी है और पन्ना जो आप पहनते हो उसकी वजह से यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट करके एमरल्ड कर दिया गया है। पन्ना मिलता है एमपी में, मतलब पन्ना जगह जो है एमपी में है, और एक जगह है सतना। तो एमपी के पन्ना और सतना में डायमंड मिलता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना में आपको डायमंड मिलता है। कोलार गोल्डफील्ड ये जो मिलता है आपको कर्नाटक में गोल्ड मिलता है, ठीक है। और खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है जहाँ पर तांबा बहुत मिलता था, एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो खेतड़ी राजस्थान में मिलता है। तो जो भी पॉइंट मैंने 4-5 एक्स्ट्रा बताए हैं उसको आप जरूर नोट करें। अगला है भारत का संविधान लिखित किस तारीख को पूरा हुआ था? यहाँ पर पूछा है कि कंप्लीटेड पूछा, तो देखिए 26 नवंबर 1949 को दिया है, 26 नवंबर 1949 इसको पूर्णतया लागू किया गया था, ठीक है। तो ये यानी ऑप्शन अभी आपको मैंने बताया है, उम्मीद है चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। संविधान को संघवाद के सही ढांचे में स्थापित नहीं किया, इसको डी बसु ने कहा, के एम मुंशी ने कहा, बी आर अम्बेडकर ने कहा या ए के अय्यर ने कहा? तो यहाँ पर ए के अय्यर ने इसको कहा था कि संविधान को सही ढांचे में स्थापित नहीं किया गया है। भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, ठीक है, तो ये हुई थी 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, याद रखना, ठीक है, हरिजन संघ। और यहाँ पर क्या है कि देखिए गांधी जी से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आते हैं, कहाँ से? अफ्रीका से। तो आपने नोटिस किया होगा जनवरी माह में 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, यानी कि भारत से जो बाहर लोग रहते हैं तो उसमें प्रवासी दिवस मनाया जाता है ताकि उनको मान सम्मान मिले, देश में इन्वेस्ट करें और अपनी संस्कृति को पहचानें। और एक चीज़ बता दें, गांधी जी से बात है तो गांधी जी जब आते हैं तो केक खाते हैं। केक का मतलब 1917 में चंपारण, फिर 1918 में अहमदाबाद मिल गुजरात में, और खेड़ा, तो खेड़ा में भी यहाँ पर इन्होंने आंदोलन किया है। तो चंपारण जो नील के लिए गया था, अहमदाबाद मिल में मजदूरों को जो क्या कहते हैं कि पैसे का बोनस का इशू था उसके लिए बात करी। तो यहाँ पर क्या है कि 17, 18, 18 ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना, हरिजन समाज की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1932 में बॉम्बे में की गई थी। एक गैर लाभकारी संगठन था, हरिजन या दलित लोगों के लिए भारत के उत्थान के लिए काम कर रहा था। इसका जो मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सले दिल्ली में और इसकी शाखाएं 26 राज्यों में हैं। अगला है कि संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। तो इसमें 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 41। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया था कि जो स्टेट पीसीएस है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता को दिखाता है? तो यहाँ पर आर्टिकल 39A की बात हो रही है, ठीक है, 39A की बात हो रही है। अब देखिए इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। मान लीजिए आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो आप कहाँ जाएंगे? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन दिया है, आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन, और डीपीएसपी की बात हो रही है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 51A
जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले 10 थी, बाद में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे ये सारी चीज़ें ऐड करी गई थी। कौन सी? फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो यहाँ 39 हो जाएगा। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी और यहाँ पर पूछा गया है, तो बिना कहे आप इसको 7 टिक करिएगा, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है भाई, संविधान सभा की संरचना में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रतिनिधियों को 4 घटक हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई से चुना जाता था। संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भाई संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति में या ड्राफ्टिंग समिति में 8 सदस्य थे। तो भैया अब क्या सही हो सकता है? तो एक ही पॉइंट सही हो रहा है, ये आपका केवल तीसरा। बाकी भैया 7 सदस्य थे, 4 पार्ट में नहीं चुना गया था, और अध्यक्ष संघ संविधान समिति के अध्यक्ष ये नहीं थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो केवल 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाले वायुमंडल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर है बहिर्मंडल, आयनमंडल, सप्ताह मंडल, क्षोभ मंडल। तो आयनोस्फेयर से रेडियो सिग्नल्स आते हैं और यहीं पर सैटेलाइट भी लगाई जाती है। मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, दूसरा है स्ट्रेटो, मतलब इसको सीधा कर लीजिएगा, फिर मीजो और फिर आइनो। तो ट्रोपोस्फेयर में मौसम की घटनाएं होती हैं, बादल, तूफान, चक्रवात सब यहीं होता है। हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है। मीजोस्फेयर में तापमान -100 तक चला जाता है घटकर, सबसे ठंडी परत है। आयनोस्फेयर में आयन यानी रेडियो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पाए जाते हैं, रेडियो सिग्नल्स को ये वापस करते हैं। तो ये टेली कम्युनिकेशन में आयन मंडल मदद करता है। साथ में यहाँ पर सेटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। तो ये सीक्वेंस है। बाद में एक्सोस्फेयर है, तो ये भी सीक्वेंस भी नीचे से ऊपर लगाने को पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सहरिया जनजाति, तो देखिए यहीं पर आंसर लिख गया है। तो पूछा गया है सहरिया जनजाति कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और बिहार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको मिल जाएगा राजस्थान का यहाँ पर एरिया आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मिलती है हलबा और कोरबा मिलती है। क्या मिलती है? कोरबा मिलती है, ठीक है। ये झारखंड में कौन सी मिलती है? झारखंड में सबसे फेमस है संथाल, जिस ट्राइबल ग्रुप से देश की राष्ट्रपति भी बिलोंग करती हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो सहरिया जनजाति, जैसे मैं आपको बताऊं, यूपी के बिजनौर में जौनसारी मिलती है, टोडा मिलती है तमिलनाडु में, भील मिलती है राजस्थान में और गुजरात में, ठीक है। और राजस्थान की एक फेमस है मीणा, राजस्थान की मीणा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। थारू मिलती है नेपाल बॉर्डर या तराई क्षेत्र में मिलती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आप जाएंगे तो गद्दी मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में, गुज्जर बकरवाल भी आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, भूटिया मिलेंगे आपको सिक्किम की तरफ, भूटिया, और भूटिया आपको इधर बहराइच की तरफ मिलेंगे। तो इस तरीके से जैसे कुकी, मैतई मणिपुर में मिलेंगी जनजातियाँ, कुकी, मैतई मणिपुर में मिलेंगी। और अंडमान निकोबार पे मिलती हैं ओंगे, सेंटिनली, जारवा और सोमपेन। फिर से बोल रहा हूँ, ओंगे, सेंटिनली, शैम्पेन और जारवा, ठीक है। तो सोमपेन जनजाति है। तो इस तरीके से याद कर लीजिए। अगला है संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करता है? 148। मैंने कई बार बताया है यहाँ पर कि जो सीएजी की बात होती है, कैग, ठीक है, 148 आर्टिकल में है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। डल झील जम्मू कश्मीर में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, भीमताल आपको राजस्थान में मिलेगा। अब एक बात और बताते हैं, एक आपको मिलती है सैलाइन झील, सबसे खारी झील जो इंडिया की है वो है सांभर, राजस्थान में है, सांभर राजस्थान में है। लेकिन अगर वही बात करें एरिया वाइज लार्जेस्ट सैलाइन पूछ ले, तब आप बताओगे चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक, वो लैगून भी है। और अगर आपसे पूछता है, एक बात पूछा जाए कि भाई बताइए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मणिपुर में मिलती है, जिसको हम बोलते हैं लोकटक झील, ठीक है। तो यहाँ पर वुलर आंसर हो जाएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग की त्रियुगी विभाजन किया है थॉमसन ने, लुबाग ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो देखिए फैक्चुअल डेटा है, दैट इज थॉमसन। आप आंसर याद कर लीजिए। भारत की किस
खुदाई स्थल से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर? तो यहाँ पर आपको अतरंजी खेड़ा हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा पड़ता है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। ये मैं स्टार्टिंग में ही जो हड़प्पा वाला क्वेश्चन आया था मैं वही बताने वाला था, बट आगे क्वेश्चन ये था तो इसलिए मैंने उस चीज़ को वहाँ पर रोका। बहुत सारी बातें मैं पहले बताता हूँ, उससे संबंधित क्वेश्चन भी होता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अतरंजी खेड़ा में लोहे के साक्ष्य मिले और कहाँ है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? भाई कोसी को कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। महानदी रिवर है, महानदी को हम कहते हैं उड़ीसा का शोक, दामोदर को कहते हैं बंगाल का शोक। तो इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट बता रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये गलत लिख गया भाई, गंगा नहीं होगा, गंगा बिल्कुल गलत दिया हुआ है, कोसी ही होगा, वो मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो आप इसको काट के क्या कर लीजिएगा, इसको काट के कोसी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो कल की वीडियो में भी मैं ऐसी बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब देखिए क्या है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण पर कोणीय दूरी को वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो भैया देखो यहाँ पर ऐसे समझो, अगले पेज पे समझा देते हैं, आंसर पे बाद में जाएंगे। देखो भाई ये है इक्वेटर, अब कह रहे हैं या तो उत्तर में या तो दक्षिण में, तो भाई सेंटर से ही तो नापते हो, ये 0 डिग्री 1 2 ऐसे करते करते तो अक्षांश होते हैं। अगर ऐसे खींचते उत्तर से दक्षिण, मतलब पोल टू पोल, तब तो अक्षांश हो जाते और देशांतर हो जाते हैं। तो यहाँ पर लैटिट्यूड्स हैं ऊपर। अब जैसे मैं इसको फिर से बनाऊँ, आप देख लीजिए, इक्वेटर, फिर 23.5 डिग्री यहाँ पर लिखा जाता है नॉर्थ, और फिर नीचे लिखा जाता है 23.5 डिग्री साउथ। तो ये है कर्क रेखा आपकी, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। ये है इक्वेटर या विषुवत रेखा। इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और 23.5 डिग्री साउथ पे बोलते हैं आपको मकर रेखा या कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ऊपर 66.5 पे आर्कटिक सर्किल, नीचे 66.5 पे अंटार्कटिक सर्किल, 90 पे साउथ पोल और 90 पे नॉर्थ पोल। तो थोड़ा बताने में स्पीड ज़्यादा लग सकती है, बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है, जब मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो ऐसा लगता है फिर भी मैं धीमे बोल रहा हूँ। बट आप लोग कमेंट जरूर करें कि स्पीड को कैसे मेंटेन करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो उससे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए भैया, जारवा जनजाति मैंने अभी किसी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो भाई जारवा जनजाति कहाँ है? तो सीधे आप क्या बताएंगे? अंडमान निकोबार। क्यों बताएंगे भाई? आगे सेंटिनली में शोम्पेन जा रही है, ऐसा मैंने किसी दिन ट्रिक बताई थी, ओंगे शोम्पेन सेंटिनली जारवा, ठीक है। तो अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़ में हलबा और कोरबे बताई थी, ठीक है। तो ये ट्राइब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जारवा वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी मानी जाती है। अगला प्रश्न, नदी का चौड़ा सिरा जो समुद्र में मिलता है, क्रीक, ज्वर्नदमुख, गॉर्ज या विसर्प? तो यहाँ पर ज्वर्नदमुख, देखिए एक चीज़ है, जैसे ये गुजरात है, बहुत कटा पिटा एरिया है, इसको हम कहते हैं क्रीक। क्या बोलते हैं? क्रीक। तो एक जगह है सर क्रीक पड़ती है, क्या पड़ता है? सर क्रीक। तो ये 24 डिग्री नॉर्थ पे पड़ेगा, जैसे ये इंडिया है 23.5 जाती है, इसके ऊपर 24 डिग्री पड़ेगा। तो सर क्रीक जो है विवादित है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो पहला ऑप्शन क्लियर हुआ। फिर आते हैं ज्वर्नदमुख। देखिए साउथ की नदियां जो पश्चिम की तरफ जाती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, इधर वाली रिवर डेल्टा बनाती हैं। अब इसका क्या मतलब है? जब नदी का ताज़ा जल बिना किसी खास जमाव के समुद्र में मिल जाए तो एस्चुरी, और भी वेस्टर्न की तरफ, और जब नदी सेडिमेंट का जमाव करती है तो उसे बोलते हैं डेल्टा। जैसे हमने आपको सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बताया था, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तरफ है। गॉर्ज क्या होता है? जब नदी पहाड़ों में चलती है तो वी शेप वैली बनाती है, फिर गॉर्ज बनाती है, फिर कैनियन बनाती है, फिर आई शेप वैली बनाती है। तो जितना नीचे जाएंगे वैली सकरी हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। विसर्प क्या होता है? सांप की तरह जब नदी चलती है टेढ़ी मेढ़ी, इसी को बोलते हैं विसर्पण। और सोचो ये भाग अलग कट के अलग हो जाए तो ये ऐसे दिखेगा, तो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक। ये नदी है, नदी में छोटी रिवर आके मिल जाती है तो इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। अगर नदी गंगा से अलग, मतलब गंगा मतलब मेन किसी भी रिवर से अलग हो जाए उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, यानी वितरिका कहते हैं। तो उम्मीद है इतने सारे पॉइंट आपको समझ आए होंगे, ठीक है। अगला है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? भैया देखो, यहाँ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में 1556 में हुई थी, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है बाबर के बाद अकबर आएंगे ना। तो यहाँ पर क्या है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी 1526 पहली, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद आपको 1764 में मिलती है, ठीक है, अब्दाली और मराठा वगैरह के बीच में, तब वो पानीपत को, उसमें क्या कहते हैं कि मराठा हारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया, देखो इसमें बाबर जीतेंगे, इसमें अकबर जीतेंगे, उसमें अब्दाली जीतेगा, मराठा हार जाएंगे। तो तीनों हो गए, 1526, 1556, 1764, ठीक है। अगला, काबनी नदी किसकी सहायक है? कृष्णा,
महानदी गोदावरी या कावेरी, तो यहाँ पर कावेरी की है। ठीक है, तो देखिए जैसे कावेरी नदी है, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास है, ताल कावेरी कर्नाटक के पास से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, और कावेरी पे शिव समुद्रम, और यहाँ पर सिद्ध समुद्रम, वहाँ पर क्या है पड़ता है, एक आइलैंड भी पड़ता है। ठीक है, और दूसरी बात आपसे बताएं, इस पर होगेनकल वाटरफॉल भी मिलता है। अगला, भारत के प्रथम पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट बुशफ्रूट क्या थे? इसमें एक भूवैज्ञानिक थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, पूरा वनस्पति शास्त्री थे, या इतिहासकार थे? भाई जियोलॉजिस्ट थे, तभी तो ये चीज़ें सर्च करे थे। बुशफ्रूट को इनको कुल्हाड़ी मिली थी। ठीक है, कहाँ मिली थी? साउथ में। ठीक है, पलवरम में कहीं पर इनको क्या मिली थी? कुल्हाड़ी मिली थी। तो ये खोज कर ही रहे थे, तो उनको वहाँ पर सबसे पहले कुल्हाड़ी मिली थी। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो के.डी. वाजपेयी, वी.एस. कांकड़, एच.डी. संकालिया या मार्टिमर व्हीलर? तो यहाँ पर एच.डी. संकालिया ने किया। ठीक, नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, तो भाई किसकी बात हो रही? चलिए मैं सारी बात बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र। देखो भाई, ये नदी है, तो तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो। ठीक, ये फिर यहाँ पर आता है चाइना, क्या आएगा? चाइना। चाइना में इसको बोलते हैं यारलुंग। क्या बोलेंगे भाई? यारलुंग बोलते हैं। फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास ऊपर चाइना की तरफ पड़ता है नामचा बरुआ, यहीं से नदी यू टर्न लेती है और यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और भारत में ये प्रवेश करती है दिहांग नाम से। क्या है? दिहांग नाम से। फिर जब असम में पहुँचेंगे, तो असम में इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसके बाद जब बांग्लादेश में नदी पहुंचती है, तब इसको हम क्या बोलते हैं? मेघना नाम से। मैंने एक दिन और बताया था, ये बांग्लादेश है, ये यहाँ पर, सॉरी मेघना नहीं, जमुना कहते हैं, गलती से वो हो गया क्योंकि मैं आगे एक बात बताने जा रहा था। तो ब्रह्मपुत्र को हम बोले जमुना, गंगा को बोलते हैं यहाँ पर पद्मा बांग्लादेश में, और इसमें मेघना नदी मिलती है, तो मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जहाँ पर आपको सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है। अगला बात करें, इसमें से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो भाई देखो, मैं बता देता हूँ, कुछ जितनी भी पश्चिम की तरफ जाती हैं सब एस्चुरी बनाती हैं, जिसमें आपकी साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, लाइन से याद कर लो, ये सभी गल्फ ऑफ खंबात में यहाँ गिरती हैं। ठीक है, जुआरी नदी है। ठीक है, तो जुआरी नदी भी बनाती है। तो भरतपुजा और पंबा, ये भी नदियाँ इधर की तरफ जाती हैं, जो कि एस्चुरी ही बनाती हैं। और एक रिवर है इफेमरल रिवर, जिसको हम लूनी कहते हैं। लूनी यानी ऐसी नदी जो समुद्र में मिलने से पहले ही ज़मीन पे खो जाए। तो ये अरावली के पास देभार लेक से निकलती है और गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खो जाती है। कौन सी? लूनी, अरावली के पास देभार लेक से निकलती है। अगला है, मद्रास के संस्थापक कौन थे भाई? तो मद्रास के सर जॉन चाइल्ड, फ्रांसिस डे, डलहौजी या रॉबर्ट क्लाइव? तो फ्रांसिस डे थे। जैसे आपने एक नाम सुना होगा जॉब चारनाक का। ठीक है, किनका? चारनाक का। तो जॉब चारनाक ने क्या किया था? हुगली नदी पर इन्होंने कोलकाता शहर को बसाया था। तो ये भी बहुत पूछा जाता है। अगला है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री करते। देखो ऐसा, इसको मैं बताता हूँ, कल भी बताया था। 1952 के पास से जब प्लानिंग कमीशन काम करना शुरू हुआ, तो इसने काम किया है 2014 तक। फिर 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह बना नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसके पदेन अध्यक्ष पीएम होते हैं, और जो वाइस रखे जाते हैं वो क्या होते हैं कि यहाँ पर जो है वो उपाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री चुनता है। तो डॉक्टर सुमन बेरी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वो उपाध्यक्ष हैं। आई थिंक मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था, तो अगर आप लगातार देख रहे होंगे। बिल्कुल। पृथ्वी के क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? स्फटिक, पायरोक्सिन, फेल्ड्स्पार या अब्रक? तो यहाँ पर पाया जाता है फेल्ड्स्पार। अब एक चीज़ बताते हैं, ये तो कंपाउंड हो गया। अगर पूछे कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन बताएंगे क्रस्ट में। अगर पूछे कि भाई पूरी पृथ्वी में क्या पाया जाता है, तो पूरी पृथ्वी में भाई आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? आयरन पाया जाएगा। ठीक है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जानते हैं? निएंडरथल, कोमेर्गनन या गिमराल्डी या मैग्लिडिनियन? तो यहाँ पर है कॉर्मेगेनन, जो है इसको हम क्या है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को जानते हैं। ठीक है, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग के लिए ये टर्म का प्रयोग किया गया है। कार्बन डेटिंग से प्रयोग करके किसकी उम्र निर्धारित करते हैं? वृक्षों की, पृथ्वी की, फॉसिल्स की या चट्टानों की? तो फॉसिल्स की जो है हम कार्बन डेटिंग करते हैं, जीवाश्मों की आयु पता चलती है। वृक्षों की पता कैसे करते हैं? वृक्ष में वलय होते हैं, पेड़ ऐसे ऐसे होता ना, तो जितने वलय होंगे पेड़ की आयु उतनी ही मानी जाती है कि ये इतने वर्ष पुराना है। ठीक है, तो उसको जितने वलयों की संख्या होती है, ये याद रखिएगा।
अगला है भूख हड़ताल के लिए जेल में मरने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, बिपिन चंद्र पॉल, जतिन दास या CR दास। तो देखिए भाई जतिन दास की मृत्यु होती है, इनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला है कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? समुद्रगुप्त, बृहदत्त, अशोक या चंद्रगुप्त। तो अशोक का नाम आपको बिल्कुल पता है। अशोक जब कलिंग की लड़ाई लड़ते हैं 8वें वर्ष, तो यहाँ पर भाई लाखों लोग मारे गए, तो इनको बहुत दुख तकलीफ हुआ। तो इन्होंने क्या किया, बाद में बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने ये चीज़ आश्वासन दिया लोगों की फ्यूचर में मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा। लेकिन एक चीज़ और साथ में इन्होंने कही कि मैंने हथियार चलाना छोड़ा है, मैं हथियार चलाना नहीं भूला हूँ। क्यों? ताकि कोई विद्रोह न कर दे, कोई जनता पे अनावश्यक कोई ऐसा काम न करे जिससे कि लोगों को परेशानी हो। इसीलिए इनको एक महान की टाइटल मिलता है। ठीक है, अशोक महान, मौर्य साम्राज्य के राजा। ठीक है, विश्व के किस महाद्वीप में भारत और चाइना स्थित हैं? सॉरी, चाइना, भारत और जापान तीनों। एशिया है भाई, एशिया। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं अगले मैप पे बात करूं, देखिए जल्दी से बना देता हूं। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये है साउथ अमेरिका, इधर पड़ता है अफ्रीका, और इसी के ऊपर यूरोप, और इधर अपना क्या है एशिया और इंडिया, और इधर आपको पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इधर इसलिए बना क्योंकि पृथ्वी 3D में है, तो मैंने 2D बनाया है। अब देखिए इंडिया ऊपर ही है, इक्वेटर यहाँ से जा रहा है, कैंसर जा रहा है, और नीचे कैप्रिकॉन जा रहा है। ठीक है, अफ्रीका से क्या है, कैप्रिकॉन, इक्वेटर, कैंसर तीनों जाते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पाँचवें पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप, और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे जैसे मैंने बोला है दोस्तों, उसको ठीक से लिख लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे टिहरी पनबिजली योजना। टिहरी देखिए सबसे ऊंचा डैम है, ये पनबिजली कॉम्प्लेक्स पूछा गया है। अगर डैम भी होता तो भी हम बताते। तो यहाँ पर है भागीरथी नदी। ठीक है, देखो भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग पे मिलते तब गंगा बनती है। भागीरथी पर ही उत्तराखंड में आपको मिलता है टिहरी डैम मिलता है, जो भारत का सबसे ऊंचा डैम भी है। तो वहीं पर पनबिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स भी बना है। MP के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण मिले हैं? घगरिया, गुगेरिया, कायथा या नागदा। तो नागदा टोली से प्रसिद्ध जगह है, MP में नागदा जगह से लौह उपकरण मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मिले थे अतरंजी खेड़ा, जो सिंधु सभ्यता की बात हो रही थी, वहाँ पर अतरंजी खेड़ा से। एक्चुअली सिंधु सभ्यता में लोहा मिला ही नहीं, जब आगे के समय में बढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ साक्ष्य मिलते हैं, तो वो आगे प्रारंभिक इतिहास था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा यहाँ पर अतरंजी खेड़ा, एटा। गुफा कराल निम्न में से कहाँ स्थित है? स्वात घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, सिंधु घाटी या फिर गंगा नदी। तो गुफा कराल मिलेगा स्वात वैली। अब स्वात वैली मिलती है पाकिस्तान में। कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में। जैसे ये अपना इंडिया है, तो इंडिया से ऊपर ये पाकिस्तान है, तो इधर मिलती है स्वात घाटी। स्वात घाटी के पास ही पाकिस्तान का अपना कह सकते हो कि न्यूक्लियर जो बम वगैरह का इनका जो भी कह सकते हो कि उधरी सब है। बाबर ने 1526 में पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो अभी मैंने बताया था कि भाई बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब पानीपत के तीनों युद्ध को हमने डिस्कस किया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हेन सॉन्ग जिसका स्वागत तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में किया गया था, सम्राट किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष। ये देखिए हर्ष को यहाँ पर लोग खुशी, मतलब इंग्लिश कन्वर्जन हुआ है तो दैट इज खुशी लिख दिया है, यह हैप्पीनेस नहीं होगा। हर्ष मतलब राजा हर्षवर्धन, और विष्णुगुप्त यहाँ हो जाएगा। तो देखिए भाई हर्ष नहीं लिखिएगा, खुशी मत लिख के चले आना, पता चला तुम्हारा नंबर ना मिले और सारी खुशी चली जाए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड, गुजरात। तो झरिया मिलेगा झारखंड में। अभी मैंने बताया था झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तीनों राज्यों में कोयला और आयरन ओर के सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब कोयले के 4 प्रकार मैं बता दूं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। घटते क्रम में है, 80% से ज़्यादा कार्बन, 70%, और इसमें कह सकते हो 60%, और पिट में 40% से कम कार्बन कंटेंट मिलता है। एंथ्रासाइट केवल जम्मू कश्मीर में मिलेगा, बाकी बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट आपको छोटा नागपुर और साउथ इंडिया में मिलता है। ठीक, और 98% कोयला छोटा नागपुर रीजन से, और वो भी बिटुमिनस प्रकार का मिलता है। सेकंड क्वालिटी का कोयला इंडिया में ज़्यादा मिलता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या लैंड होल्डर सोसाइटी। इनमें से आपको बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ पर निम्न में से किसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपको
क्या हो जाएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब मिलती हैं, ठीक। जैसे एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे सत्यशोधक समाज है, अब सत्यशोधक समाज की अगर हम बात करें तो वो ज्योतिबा फुले ने बनाया। मैं आपको कुछ बता देता हूं जल्दी जल्दी से, जैसे कि आप कुछ नोट कर लें। जैसे पूना सार्वजनिक सभा, तो यहाँ पर बात हुई आपसे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने किस पे बात करी थी, यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले की बात हो रही थी। अब हम क्या बताने जा रहे हैं कि पूना सार्वजनिक सभा आत्माराम एमजी रानाडे ने किया था, एमजी रानाडे ने किया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद का 1875 में किए थे, ठीक है। शारदा सदन 1889 रामाबाई। फिर ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन राय 1828 में, ठीक है। आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय का है, 1815 में है। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है। तो इतना जो मुझे अभी याद आ रहा है, तो आप अभी इतना ही लिख लीजिए, और मैं आगे इसका क्या करूँगा कि आपको एक पेज जो है मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसको टेलीग्राम से ज़रूर लिख लीजिएगा। जैसे मुस्लिम लीग है 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलके किया था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हैं जो वर्ल्ड वाइड पूछे जाते हैं, जैसे प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग हो गए, ठीक है। और जैसे आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875, तो उस पर मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, देख लीजिएगा। कौन कौन से आयोग उपबंधों द्वारा, संवैधानिक उपबंधों द्वारा संबंधित नहीं, वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग। योजना आयोग देखिए भाई, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है, संघ लोक सेवा आयोग 315 में मैंने अभी यूपीएससी बताया था, चुनाव आयोग 324 आर्टिकल में है। भैया इसके लिए कोई नहीं है, बस पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला एक उसी से आ गया, प्लानिंग कमीशन की जगह उन्होंने नीति आयोग रख दिया, ठीक है। तो इस वजह से अब आर्टिकल 280 आपको फाइनेंस कमीशन, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष या उससे जरूरत बनने पर बनाते हैं, टोटल 5 मेंबर होते हैं। 315 में यूपीएससी के बारे में दिया है, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं और 324 में आपको इलेक्शन कमीशन देखने को मिलता है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में करी गई थी, वर्किंग सब बाद में शुरू करे थे, ठीक है। अगला है, किसने तुर्के चहलगानी का गठन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी आप साउथ की चीज़ें, सॉरी साउथ से मेरा मतलब है हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ेंगे, तो किसी ने साउथ में मतलब कुछ ना कुछ बनाया होगा, तो इस वजह से आपको काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि हमारे एंशियंट टाइम में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है तुर्के चहलगानी जो है इल्तुतमिश ने यहाँ पर किया था, ठीक है, इल्तुतमिश, क्लियर है। तो हम आगे बात करेंगे, ठीक। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन से थे, सिंधु श्री खुल्लर, रजनीश कुमार, अजय त्यागी, संजय शर्मा। तो यहाँ पर सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। सीईओ मैंने कहा है, मैंने उपाध्यक्ष नहीं कहा है, वाइस चेयरमैन या चेयरमैन नहीं कहा है, ठीक है। अगला, व्यास सम्मान की शुरुआत की, व्यास सम्मान दिया जाता है भाई लिटरेचर के लिए, किस में देते हैं, साहित्य मिलते हैं। ज्ञानपीठ किसके लिए मिलता है, वो भी लिटरेचर के लिए, तो 1991 से शुरू किया गया था। अब संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष को, सदस्यों को पद से हम कब हटा सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़ें। मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय की जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ही हटाएगा, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसे ही डायरेक्ट कोई भी नहीं हटा सकता है कि भाई अध्यक्ष ने कहा सदस्य लोग काम नहीं करो हट जाओ, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार से शुरू करी जा सकती है, संविधान में संशोधन करके, कार्यपालिका आदेश द्वारा, संविधान के धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके, कानून द्वारा। तो भैया 312 में बार बार बोल रहा हूँ कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और इसको राज्यसभा शुरुआत कर सकती है, कौन, राज्यसभा कर सकती है, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला, नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा चीज़ सही है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जस्टिएबल है, नन। तो भैया पॉजिटिव है और नॉन जस्टिएबल भी हैं। कैसे, क्योंकि अगर मान लीजिए पंचायतों का गठन है, अगर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट में नहीं है, अगर पंचायत नहीं गठित होती है तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देता है, मौलिक अधिकार, पारंपरिक प्रथाएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक कर्तव्य। तो 51 में, आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कही है, तो उसमें डीपीएसपी का ही तो भाग है भाई। आप 35 से लेकर 51 तक क्या पढ़ते हो, 35 से लेकर डीपीएसपी पढ़ते हो, भाग 4 पार्ट 4 में, ठीक है। एक मैंने 51A भी बताया था, मन में कन्फ्यूजन तो नहीं आ रही भाई लोग, 51A में बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 4A 51A में शुरुआत में
10 जोड़ी गई थी। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आपका 11वीं जो वो भी जोड़ी गई थी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी। भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण, समानता का अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार या उपरोक्त में से एक। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ऐसा यहाँ पर उल्लंघन माना जाता है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल हैं 38, 40। देखिए 40 में मैंने ग्राम पंचायत कहा था, 38 में राज्य के सामाजिक आर्थिक न्याय है, ठीक है। सहकारी समितियाँ 43B में हैं। 46 में लिखा है कि SC ST को उनको शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना होगा। 47 में लिखा है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक। 48 में गाय बछड़े और दुधारू पशुओं पर रोक और उनके नस्लों में सुधार करने के प्रयास या हत्या पर रोक। 48A में क्या है, 48A में पर्यावरण से संबंधित है, उसका संरक्षण दिया है। और ये एक ऐसा प्रावधान है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है और DPS में भी है। पर्यावरण पूछा जाता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में दी है, तो पर्यावरण वाली ही बात है 48 है। 44 देखिए आ गया ना, 48 है, मैंने भी क्या कहा था, पर्यावरण की रक्षा और सुधार। 48 में कृषि शब्द दिया है। 44, 45, 44 में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। 49, 50 तो देखिए इसमें आपका DPS पे ऑलमोस्ट कवर हो गया, DP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। मैंने 50 भी बताया, 51 बताया। 50 में क्या है भाई, आर्टिकल 50 में आपको न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है। 49 में कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के स्मारक के स्थान की रक्षा करना है और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके जो क्वेश्चन रहे और हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और साथ में आपके ये भी आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट थे मैंने यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिए हैं। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे यही है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और काम पसंद है वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। और स्पीड के अगर कुछ कम ज़्यादा का इशू है तो आप ज़रूर बताएं, उसको मैं कोशिश करूँगा मेंटेन करने की। और साथ में करंट अफेयर का भी वीडियो आएगा। तो बट कभी कभी होता क्या है कि अभी भी मेरा गला काम नहीं कर रहा ठीक से, तो मैं थोड़ा सा भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी करूँगा। और साथ में आपको GK का भी क्वेश्चन मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी हुई है, उससे जुड़ें। और साथ में इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, तो उसमें भी आपको तमाम तरह की चीज़ें अपडेट दी जाती हैं। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।